जुड़ गए हमारे साथ। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक मार्केट में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है यूएस डेट सीलिंग को लेकर, लेकिन हमारी मार्केट अभी भी उतनी इम्पैक्टेड नहीं है शायद। आपका क्या व्यू है? क्या एक करेक्शन के लिए तैयार हैं हम, या अभी भी यहाँ पर बाइंग के ही ज्यादा मौके हैं? अनुज, अभी तो यूएस मार्केट ही इम्पैक्टेड नहीं है, तो हम तो थोड़ा दूर है हाँ, उनसे। हाँ। और दूसरा है कि कोई ये सोच नहीं रहा है कि डेट सीलिंग का मुद्दा जो है वो उस लेवल तक जाएगा। वर्स्ट केस में एक्सपेक्टेशन यही है कि एक एक्सटेंशन ये लोग ले लेंगे, और जब इनका पूरा बजट प्रेजेंट होता है सितंबर में, तब तक का एक्सटेंशन ले लेंगे और तब तक इस मुद्दे को दोनों पार्टीज मिलकर सॉल्व करेंगी। तो अभी तक यही आम राय बनी हुई है। अभी तक इसमें मेरा कहने का मतलब है कि 5 से 10% ही प्रोबेबिलिटी होगी, या उससे भी कम है, कि ये डेट सीलिंग का प्रॉब्लम में एक ब्लो आउट हो जाए। तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी अभी तक मार्केट में है नहीं। ओके, ये यूएस मार्केट आपका ठीक था सर। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक यूएस मार्केट और इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स के बीच में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। हम इस दौर की निफ्टी बैंक पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट चीज़ जो कि जिस पर मैं आपका एक अनुमान जानना चाहूँगा कि अप्रैल मई में अब तक एफआईज फ्लोर बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और इस बार के स्विंग में अच्छी बात है कि एफआईज के इनफ्लो के अगेंस्ट डीआईज नहीं खड़े हैं। इस बार हमें एक ब्लेंडेड अप्रोच नजर आई, मतलब मिली जुली, डीआईज भी बाहर रहे हैं, एफआईज भी बाहर रहे हैं, बट स्पेशली एम्फेसाइजिंग ऑन एफआईज फ्लो। क्या ये अभी कायम रहेगा? इस बात की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, या थोड़ा पॉज हो सकता है? वीरेंद्र जी, आज अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया ही एक स्टोरी है जो ठीक लग रही है। क्योंकि साल के शुरुआत में चाइना रीओपनिंग थीम करके आई थी और काफी पैसा वहां गया था, और हमने भी देखा था इंडियन मार्केट में काफी सेलिंग आई थी एफआईएस की। बट जैसा कि हमें उम्मीद थी, चाइनीज इकोनॉमी उस स्पीड से नहीं रिकवर कर पा रही है जैसा सोचा था, और वो पैसा वापस से लौट के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो मैक्रो एनवायरनमेंट बन रहा है ग्लोबली और बाकी सब देशों को देखते हुए, इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है, और मुझे लगता है कि एफआई इनफ्लो अभी जारी रहना चाहिए। अभी तो थोड़ा सा ही पैसा आया है। आई थिंक अभी अगर जिस तरह से आउटफ्लो हुआ था, उसका तो कुछ भी लौट के नहीं आया है। तो ये लंबे समय तक जारी रह सकता है। अच्छा, राकेश जी, एक और फिर बात करते हैं मार्केट में। अब जो इंडिविजुअल सेक्टर्स में सबसे शानदार मूव मार्केट में रहा है ऑटो सेक्टर में, और पिछले एक साल में वन वे सेकुलर मूव। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, और खासतौर से टीवीएस मोटर और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में तो बहुत ही शानदार मूव। मारुति अपने रिसेंट लो से एक शानदार मूव, 7,000 से 9,000 का एक बहुत शार्प मूव। इस स्पेस में आपके हिसाब से क्यों इतनी बड़ी रैली बन रही है, और क्या इन लेवल्स पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो अनुज, ऐसा है कि ऑटो डिमांड जो है वो कोविड में जो डाउन हुई थी, उसकी अच्छी खासी अपन ने रिकवरी देखी है। और उसके साथ जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस पिछले 7-8 महीनों में करेक्ट हुए हैं, उसका भी मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हमने देखा है। तो सारी कंपनीज, ऑटो कंपनीज है, उनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं, और एक अपग्रेड्स भी हमने देखे इन सब कंपनीज में आते हुए। अब इंटरेस्ट रेट एक तरह से पीक आउट हो गया है, तो हो सकता है कि एक टेलविंड थोड़ा और मिल जाए इंटरेस्ट रेट की वजह से। ये अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए, और अगर डीजल और पेट्रोल के भाव भी नीचे आने लगते हैं, तो एक और थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े अभी काफी ऊपर आ चुके हैं, बट जल्दी में ये स्टॉक करेक्ट करेंगे ऐसा लग नहीं रहा है। थोड़ी तेजी अभी और बनी रह सकती है ऑटो स्टॉक्स में। आज राकेश जी, आपको गौर से मैं देख रहा था, मतलब पिछले 2 दिन इंटरेक्शन से, आजकल डाइटिंग ज़्यादा चल रही है, जिम ज़्यादा चल रहा है? बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा? ये सब अनुज जी का वो अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो अच्छा सर, करते क्या है आप आजकल? मतलब दिनचर्या क्या है, और फूड में मतलब ईटिंग पैटर्न में क्या चेंज लाया आप? वीरेंद्र जी के लिए कि चेंज किया है कि फुल वेजिटेरियन डाइट पे आ गए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई अच्छा। थिंक सबको ये फॉलो करना चाहिए। बाकी तो अनुज जी एक्सपर्ट है, वो देंगे राय कि मतलब कैसे किया जा सकता है। नहीं, मैं एक्चुअली एक ब्लॉग लिख रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है वैसे राकेश जी, और मतलब काफ़ी मेरे सोसाइटी में भी काफ़ी लोग एक्चुअली वो इम्प्रेस हुए, काफ़ी लोग इंस्पायर हुए। मुझे अच्छा जिसलिए लगता है कि लोग जब इंस्पायर होते हैं, और मैं एक चीज़ कहूँगा बस, लेकिन
खासतौर से जो 30s में हमारे दर्शक देख रहे हैं ना, प्लीज 40s तक की वेट मत करिए, अपने फिटनेस को 30s में ही अच्छा कर लीजिए। 40s में बहुत मेहनत लगती है और शुगर छोड़ के जो आनंद आता है ना, हाँ, एक और चीज 40s में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पसीना निकलता है, बहुत दम निकलता है। आप 30 to 40 में अगर फिट रहेंगे ना, आप पूरी जिंदगी फिट रहेंगे, ये बात मान के चलिए। तो इसके लिए फिटनेस पर 30s में हम 30s में सोच रहे थे कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, क्या करना है, वो फिर मिड 40s में आके ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। और एक और चीज मैं अपने तजुर्बे से कहता हूँ, ट्रेडिंग करिए सुकून से, उसको एकदम मतलब दिमाग में चढ़ाइए। ट्रेडिंग मैंने देखा है अक्सर वो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ा देती है, तो सुकून से ट्रेडिंग करिए थोड़ा सा, और ज़्यादा जोखिम मत लीजिए। वैसे वेट लॉस करने से ना मेरा जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, पहले हाई था। चलिए, सेहत का जिक्र कुछ ऐसे हुआ कि बाजार की सेहत थोड़ी सी और दुरुस्त हो गई। निफ्टी 18,370, बैंक निफ्टी 43,912। अच्छा राकेश जी, अब आते हैं उस चीज पे जिसके आप बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छे विशेषज्ञ हैं, वो है मेटल्स। मेटल्स में हमने पिछले 4-5 दिन में काफी अच्छा पुल बैक देखा था। अब अगर मैं सब कुछ रखूं आपकी स्क्रीन पे, आई मीन गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स रखूं, इंडस्ट्रियल मेटल्स रखूं और आयरन और सब कुछ, अभी एग्जैक्टली आपका मेटल्स पे टेक क्या है, अपॉर्चुनिटी कहां पर है मेटल्स में? देखिए, गोल्ड तो एक अलग कारण से चल रहा है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से एक विकल्प ढूंढ रहे हैं डॉलर के लिए, तो गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं, और वो कहाँ तक जाएगी वो कहना मुश्किल है। तो उसका जो नॉर्मल डिमांड सप्लाई सिनेरियो से तो कुछ लेना देना नहीं है, तो गोल्ड को एक तरह से अगर साइड में रखें अभी फिलहाल, तो बाकी सब कमोडिटीज में देखता हूं तो मुझे लगता है कि इंडियन पर्सपेक्टिव से आयरन और सबसे बेटर कमोडिटी मुझे लगती है, क्योंकि एक उसमें एक जो इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा सा एक अलग हो गया है रुझान। यहाँ पे जो रेगुलेशन चेंजेस आए थे, जिसमें कि सारे आयरन माइंस जो है वो ऑक्शन हो रही है, उसमें कंपनी ने काफी बड़े बड़े बिड किए हैं, उन्होंने 100% प्लस रॉयल्टी देने का वादा कर लिया है। तो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जैसे कि एनएमडीसी हो गई या गोदावरी पावर हो गई, जो कि पुराने रिजीम पे चल रही है, और उनकी रॉयल्टी रेट्स मैक्सिमम 20-22% पे ही है, बनिस्बत की 100% प्लस जो अभी कंपनीज बिड कर रही हैं। तो इनको एक बड़ा फायदा हो रहा है, और उनकी एक प्रॉफिटेबिलिटी अब पता लगेगी कि इससे कम जा ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जब अनिश्चितता बनी हुई है चाइना की इकोनॉमी को लेके, ग्लोबल इकोनॉमी को लेके, एक आयरन और इन सब में पैक्ट में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे गिरावट का चांस कम है। अच्छा, एक लास्ट सवाल राकेश जी, एक जो न्यू एज स्टॉक्स हैं जिनमें पिछले साल बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी, इस साल एक अच्छा मोमेंटम है इन स्टॉक्स में। आप पेटीएम देख लीजिए, पीबी फिनटेक देख लीजिए, इवन डिलीवरी, जोमेटो तक भी जो सबसे ज़्यादा बीटन डाउन था, अच्छी रिकवरी। यहाँ पर कोई स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं? तो स्टॉक कहना तो मुश्किल है, बट हाँ ऑब्वियसली थिंक थोड़ा सा फ्रेम फ्रीज हो गया है। राकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस बातचीत को फिर हम यहीं विराम देंगे। और अब